हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सीरीज। आज हम बात करेंगे इस टेस्ट सीरीज का जो तीसरा टेस्ट है उसके ऊपर। ठीक है, तो जैसे हमने दो टेस्ट में 50-50 एमसीक्यू देखे थे, काफ़ी उनको समझ के देखा था, फैक्चुअल देखा था, कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन देखे थे। उसी प्रकार का सेशन आज भी होने वाला है। ये विशेषकर यूपी पुलिस के लिए है, लेकिन अगर आप आरओ, एआरओ, आईबी या अन्य एसएससी, जीडी या फिर अतिरिक्त स्टेट लेवल के पीसीएस में कोई भी एग्जाम देते हैं, उसमें भी यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो 50 एमसीक्यू काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये आपके भूगोल, पॉलिटी, इतिहास, अर्थशास्त्र एवं विशेष करके करंट अफेयर से टॉपिक सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, और अर्थशास्त्र के जो क्वेश्चन हैं वो विशेषकर करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आज के फ्रूटफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ए है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को, बी है ऋत्विक रानम पैंडेज को, सी है ऋत्विक पनगड़िया को, डी है सुब्रमण्यम स्वामी को। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम इसमें राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यानी कि डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। ठीक है, तो देखिए टेस्ट सीरीज अटेंड करने का, अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप अटेंड कर रहे हैं, उसका बेस्ट तरीका क्या है कि आपको जब तक टेस्ट चल रहा है तो जिस क्वेश्चन का जवाब आप ट्रिक कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में उसका राइट आंसर पुट कीजिए। एक पेज लीजिए, उस पे आप 50 क्वेश्चन की मार्किंग कीजिए, उस पे देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। फिर वो इन्फॉर्मेशन आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिए, जिससे क्या हो, हमें पता चले कि आप किस सेक्शन में कमजोर हो। अगर आपको किसी विशेष टॉपिक में प्रॉब्लम है तो वो भी रिकमेंड कीजिए, उस पर भी हम आपके लिए विशेष कर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग में ऋत्विक रंजनम पांडे का क्या भूमिका है। ठीक है, तो ए है अध्यक्ष, बी है सचिव, सी है वित्तीय सलाहकार, डी है सदस्य। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो ऋत्विक रंजनम पांडे हैं वो 16वें वित्त आयोग के क्या हैं, सचिव हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए, ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसरो द्वारा, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है, लॉन्च किए गए एक्स-रे पोलैरिमीटर सैटेलाइट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बताइए। जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, एक्सपोसैट। ठीक है, तो ए है वायुमंडलीय स्थितियों का अध्ययन, बी है ब्रह्मांडीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का विश्लेषण, सी है अंतरिक्ष मलबे की निगरानी, और डी है चंद्र सतह की विशेषताओं की जांच करना। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, यानी कि जो एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट है उसका कार्य क्या है, ब्रह्मांडीय एक्सरे, जो ब्रह्मांड की एक्स किरणें हैं, ठीक है, उनका जो ध्रुवीकरण है उसका विश्लेषण करना। ठीक है, तो ये काम किसका है, एक्सपोसैट का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं ध्यान से। फीडे विश्व ब्रिज शतरंज चैंपियनशिप 2023 का जो महिला वर्ग में रजत पदक जीता गया है वो किसके द्वारा जीता गया है। ठीक है, तो ए है बिबिसार बालाबाइयो, बी है कोनेरू हम्पी, सी है सुसान पोलगर, डी है वैशाली रमेश बाबू। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, कोनेरू हम्पी। ठीक है, तो फीडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 का जो महिला वर्ग का रजत पदक जीता है वो है कोनेरू हम्पी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों ध्यान से। जनवरी जनवरी मार्च 2024 तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर बढ़ी हुई ब्याज दर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे एग्जामों में ये प्रश्न बनते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, महिला सशक्तिकरण को लेके। ठीक है, तो जनवरी से लेके मार्च तक 2024 में, ठीक है, उसके तिमाही के लिए, ठीक है, यहाँ से देखिए कब से, जनवरी से लेके कब तक है, मार्च तक। ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि योजना अगर खाता आपके घर परिवार में किसी बच्चे का, जो छोटी सी बच्ची है उसका खुला हुआ है, तो उनमें ब्याज दर की कुछ बढ़ोतरी हुई है। तो ए है 7.8% की, बी है 8% की, सी है 8.1% की, डी है 8.2% की। तो क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8.2% की वृद्धि किसमें, ब्याज दर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की इसरो की, ठीक है, ये इसरो है, ठीक है, इसरो की योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है।
बताइए। ए है मौसम की निगरानी, बी है भू खुफिया जानकारी एकत्र करना, सी है संचार वृद्धि, डी है गहन अंतरिक्ष अन्वेषण। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है भू खुफिया जानकारी एकत्र करना। ठीक है, तो अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह जो लॉन्च करेगी कौन? इसरो। ठीक है, कितने? अगले 5 वर्षों में कितने उपग्रह? 50 उपग्रह। ठीक है, तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? भू खुफिया जानकारी एकत्र करना। ठीक है, चलिए देखिए सेशन अगर आपको पसंद आता है, फ्रूटफुल लगता है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है, ठीक है, और अगर आप सीरियस हैं अपने तैयारी को लेके, ठीक है, तो आप एक बारी ना इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी गुरु दक्षिणा होगी। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि हमसे जुड़ना चाहिए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अगस्त 2023 में कतर में, अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज आ रही थी, ठीक है, कतर में जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई, उनके खिलाफ प्रारंभिक आरोप क्या था? बताइए। अभी बहुत विवाद का विषय बना हुआ था, कतर जो भारतीय व्यक्तियों को, 8 व्यक्तियों को फांसी की सजा सुना दिया। बताइए। तो ऑप्शन ए है खून, ऑप्शन बी है जासूसी, ऑप्शन सी है चोरी, ऑप्शन डी है धोखाधड़ी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जासूसी के आरोप में 8 भारतीयों को मौत की सजा कतर ने सुनाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। आईओए ने भारतीय कुश्ती महासंघ के लिए तदर्थ समिति का गठन क्यों किया? बताइए। तो ए है, देखिए आईओए क्या है? बताइए। भारतीय कुश्ती महासंघ के लिए आईओए ने, ठीक है, तो क्या है ये? आप हमें इसका फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, कुछ असाइनमेंट आप भी कीजिए जिससे ये लगे कि कोऑपरेटिव लर्निंग हो रही है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे की सहभागिता से ये सेशन रन हो रहा है। ठीक है, तो आप इसका फुल फॉर्म अवश्य बताएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं तो आपको आईओए का केवल फुल फॉर्म पता चलेगा। आप जाके जब सर्च करेंगे तो उसका गठन कब हुआ, अभी वर्तमान में उसका भूमिका क्या है, भारत के साथ क्या उसका संबंध है, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको ना कुछ और ब्राउज करके ही सीखना होता है। तो इसका फुल फॉर्म बताइएगा। अब आपको बताना है आईओए ने भारतीय कुश्ती महासंघ के लिए जो तदर्थ समिति का गठन किया है तो क्यों किया है? तो ए है ओलंपिक का आयोजन करना, बी है WFI अधिकारियों के मनमाने निर्णयों के कारण, सी है विपणन कार्यों को संभालना, डी है नए एथलीटों की नियुक्ति करना। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि WFI अधिकारियों के मनमाने निर्णयों के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ठीक है, CRPF, ठीक है, का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ए है राहुल रसगोत्रा, बी है अनीश दयाल, सी है नीना सिंह, डी है विवेक श्रीवास्तव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनीश दयाल सिंह। ठीक है, तो होप कि आप बिल्कुल सीरियसली ध्यान से एंजॉय कर रहे होंगे इस सेशन को। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए सेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से पढ़िए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ITBP जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर और क्या है पुलिस, ठीक है, के नवनियुक्त महानिदेशक कौन है? ITBP के नवनियुक्त महानिदेशक। तो ये पुलिस का एग्जाम है, ये सारी क्वेश्चन आपसे बनेंगे तो आपको पता होना चाहिए, है ना। ए है अनीश दयाल सिंह, बी है राहुल रसगोत्रा, सी है नीना सिंह, डी है विवेक श्रीवास्तव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है राहुल रसगोत्रा। ठीक है, तो ITBP के नवनियुक्त महानिदेशक कौन है? राहुल रसगोत्रा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ध्यान से। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है, के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ए है अनीश दयाल सिंह, बी है राहुल रसगोत्रा, सी है नीना सिंह, डी है विवेक श्रीवास्तव। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है दोस्तों क्या? बताइए। नीना सिंह।
क्योंकि अनीश दयाल सिंह के बारे में हमने देख लिया, किसके थे वो, सीआरपीएफ के, और राहुल रसगोत्रा किसके थे, आईटीबीपी के। तो सीआईएसएफ का भी पूछ सकता है, औद्योगिक सुरक्षा बल का। तो कौन है बताइए, नवनियुक्त, बताइए प्रमुख कौन है, नीना सिंह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा प्रदेश म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ना हम मैप के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो बताइए कौन सा प्रदेश म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ए है आसाम, बी है अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद सी है नागालैंड, डी है मणिपुर। तो ये भूगोल के प्रश्न आपको अब मिलेंगे। तो भूगोल का पहला प्रश्न बताइए, यहाँ पे म्यांमार के साथ, म्यांमार आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, म्यांमार देश, तो इसके साथ कौन है जो सीमा साझा नहीं करता। तो देखिए अगर हम बात करें इसमें असम की, तो असम करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि असम बाउंड्री नहीं बनाता है। ठीक है, और बाकी अगर देखें आप इसको, हम थोड़ा जूम करके देखते हैं। ठीक है, बाकी देखिए ये है हमारा मैप, तो ये है हमारा, ये जो बाउंड्री बना रहा हूँ ये किसका है, म्यांमार का। किसका है, म्यांमार का। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए असम कहीं बाउंड्री बना रहा है, नहीं बना रहा है, क्योंकि असम की बाउंड्री क्या है जो मैं ट्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो ये राइट आंसर होगा कि असम। ठीक है, बाकी आपकी जो ऑप्शंस में है उन्हें देखिए एक बारी। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश ऊपर है तो बाउंड्री बना रहा है, नागालैंड यहीं पे बना रहा है, मणिपुर यही है तो बना रहा है, सिंपल सी बात है। तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हमने देख लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 13, जस्ट वेट वेट अ व्हाइल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ध्यान से, पढ़ते हैं क्वेश्चन। तुम्मल पल्ले खदान, ठीक है, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है, किस राज्य में स्थित है। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यूरेनियम के महत्व को देखते हुए ये प्रश्न आपसे बन सकता है ना। तो तुम्मल पल्ले खदान, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है, तो वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ए है कर्नाटक, बी है आंध्र प्रदेश, सी है तमिलनाडु, डी है केरल। तो दोस्तों अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 के राइट आंसर की बात करें तो ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश कहाँ पे है, इसको आप जूम करके एक बारी देखिए ध्यान से, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, अभी इसमें ये तेलंगाना अलग हो गया, इसको अलग कर दीजिए, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में क्या है, तुम्मलपल्ले माइनिंग, ठीक है, तुम्मलपल्ले खदान, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है। तो बताइए, ए है नाथुला, बी है जलेपला, सी है बोमिदिला, डी है दीफू। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपको क्या है यहाँ पे, भारत, चीन और म्यांमार, तो यहाँ पे कहीं है। ठीक है, यहाँ पे है दीफू, तो अपना ये हो गया भारत। ठीक है, आई मीन्स इंडिया, और उसके बाद ये क्या है, चीन। ठीक है, और साइड में क्या है, म्यांमार, अभी हमने देखा था। तो क्या है क्वेश्चन, भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहाँ कहा जाता है, तो दीफू दर्रे को। ठीक है, तो दीफू लोकेशन इसमें दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए ध्यान से, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ए है चिल्का, दूसरा है कोल्लेरू, तीसरा है पुलिकट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है केवल 3, डी है 2 और 3। ठीक है, तो चिल्का, कोलेरू और पुलिकट में से आपको बताना है आंध्र प्रदेश में कौन सा स्थित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, यानी कि कोल्लेरू और पुलिकट कहाँ पे हैं, बताइए, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है, बताइए। ए है जम्मू कश्मीर, बी है आसाम, सी है सिक्किम, डी है उत्तराखंड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए, जस्ट वेट, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए हमने 16 क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सोना पानी लघु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लीजिएगा। ठीक है, तो ए है मेघालय सॉरी, बी है मिजोरम, सी है नागालैंड, डी है अरुणाचल प्रदेश।
तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेघालय में। ठीक है, तो सोना पानी लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए ध्यान से। आलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है, तो बताइए। ए है आंध्र प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है केरल, डी है तमिलनाडु। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है, ये इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का? बहुत इजी है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक में। ठीक है, तो आलमट्टी बांध कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहीं प्रश्न पूछ ले किस नदी पे है, तो कृष्णा, भूलना नहीं है, किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। टोडा, कोटा, कुरुम्बा, इरुला, पनियान व कट्टू नाइकर, ये जो जनजातियां हैं ये किस क्षेत्र में निवास करती हैं? बताइए। ए है उत्तर पूर्वी राज्य, बी है नीलगिरी पर्वत, सी है तटीय उड़ीसा, डी है थार मरुस्थल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीलगिरी पर्वत पर। तो देखिए टोडा बहुत फेमस जनजाति है जो सिर्फ और सिर्फ विशेषकर नीलगिरी पर मिलता है। ठीक है, तो ये आपको पता चलना चाहिए। और इनका काम क्या होता है? मवेशियों का पालन करना और उनसे दूध निकालना और उस दूध का डेयरी प्रोडक्ट बना के बेचना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में डैश का एक विशेष सिक्का जारी किया जाएगा। तो बताइए। ए है 75 रुपए का, बी है 65 रुपए का, सी है 55 रुपए का, डी है 76 रुपए का। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी 75 रुपए का। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में 75 रुपए का एक विशेष सिक्का जारी किया जाएगा, जो किया जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। वित्त मंत्रालय ने संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में एक विशेष सिक्का जारी किया, यही बात है, 75 रुपए का, पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बताइए, किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के। ए है जोशुआ डी एंग्रिस्ट, बी है क्लाउडिया गोल्डिन, सी है रघुराम राजन, डी है डेविड कार्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लाउडिया गोल्डिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय वायुसेना ने अपने नए ध्वज का अनावरण किया। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 अक्टूबर को भारतीय, बताइए, वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बदल दिया गया है। बताइए, 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? ए है कोच्चि, बी है वाराणसी, सी है पटना, डी है चंडीगढ़। तो बताइए दोस्तों, 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे होगा? बताइए, कोच्चि में। ठीक है, कहाँ पे? कोच्चि में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जियो मार्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इजी क्वेश्चन है, अभी हमने देखा था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी महेंद्र सिंह धोनी ने। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। रंगपुर का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? ए है दयाराम साहनी, बी है एस आर राव, सी है राखल दास, डी है एम एस वत्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, रंगपुर का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एम एस वत्स ने। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 एक बार देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 हमने देख लिया है, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल से स्त्री पुरुष के युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? बताइए। तो ए है मोहनजोदड़ो, बी है लोथल, सी है कालीबंगा, डी है हड़प्पा का कब्रिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर
बी यानी कि लोथल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताम्र संचय का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। अहमदाबाद की सूती वस्त्र श्रमिक संगठन के लिए, बताइए, अहमदाबाद सूती वस्त्र श्रमिक संगठन का संस्थापक कौन था, बताइए। अहमदाबाद सूती वस्त्र श्रमिक संगठन का संस्थापक, तो ए है महात्मा गांधी, बी है सरदार पटेल, डी है, सी क्या है, एन एम लोखंडे, डी है बलवंत राय बयाना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर सी यानी कि एन एम लोखंडे। ठीक है, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष मूल्यांकन दिवस मनाया। ठीक है, तो बताइए, पाकिस्तान की मांग को लेकर किसने, मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष मूल्यांकन दिवस मनाया। ठीक है, तो ए है 14 अगस्त 1946, बी है 16 अगस्त 1946, सी है 16 अगस्त 1946, डी है 20 अगस्त 1946। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताइए, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 16 अगस्त 1946। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, बताइए। ए है रास बिहारी बोस, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और डी है राम मनोहर लोहिया। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी कि राम मनोहर लोहिया। ठीक है, चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिंध में स्वराज सेना का गठन कर लिया गया था। ठीक है, तो बताइए यह संगठन किसके नेतृत्व में बना था, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिंध में स्वराज सेना का गठन कर लिया गया था और ये संगठन किसके नेतृत्व में बना था। ए है रामनाथ गिडवाड़ी, बी है निरंजन लालवाड़ी, सी है हेमू कालिनी, डी है अब्दुल बाकर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइए। चलिए ठीक है, ये आप होमवर्क करके आप हमें बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिंध में स्वराज सेना का गठन कर लिया गया था, यह संगठन किसके द्वारा किसके नेतृत्व में बना था। ठीक है, तो हमने देख लिया इसका राइट आंसर क्या है, बताइए। तो इसका राइट आंसर तो हम देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 30 का, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, अब्दुल बाकर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, तो 10 मार्च 1930, 11 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, डी है 13 मार्च 1930। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12 मार्च 1930 में। ठीक है, सितंबर 1920 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ असहयोग का प्रस्ताव रखा, निम्नलिखित में से किसने इस प्रस्ताव का विरोध किया। ठीक है, बताइए। तो ए है चित्तरंजन दास, बी है मदन मोहन मालवीय, सी है एनी बेसेंट, डी है मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मदन मोहन मालवीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर हमने 32 देख लिया, अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए बने समिति के अध्यक्ष थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप नोट जब बनाइए तो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए है मैकडोनाल्ड, बी है हंटर, सी है एडवर्ड, डी है हाइंड मैन। ठीक है, तो
बताइए, जलियांवाला बाग का उनका जो जांच पड़ताल हुआ था वो किसने किया था, क्वेश्चन नंबर 33 का। तो इसका सही जवाब आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडवर्ड। ठीक है, एडवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए ध्यान से। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को व्यापार संघ की राष्ट्रीय स्तर पर गठन करने के लिए किया गया। इसके प्रथम प्रधान कौन थे, बताइए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का जो गठन हुआ है 31 अक्टूबर 1920 को हुआ है, लेकिन इसके कौन प्रथम प्रधान कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाला लाजपत राय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। मापिल्ला विद्रोह कब हुआ था, ए है 1920 में, बी है 1921 में, सी है 1922 में, डी है 1923 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1921 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। तिलक के विचारों से प्रभावित होकर चापेकर बंधु ने पूना में अंग्रेजी अधिकारी श्री रैंड पर हमला किया। श्री रैंड क्या थे, आपको बताना है। ए है सेना अधिकारी, बी है पुलिस अधिकारी, सी है प्लेग समिति के कौन प्रधान, डी है वायसराय के सलाहकार। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लेग समिति के कौन थे ये प्रधान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। स्वदेशी पत्र के संपादक थे, तो बताइए। ए है फिरोज शाह मेहता, बी है मदन मोहन मालवीय, सी है तेज बहादुर सप्रू, डी है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो स्वदेशी पत्र के संपादक कौन थे, गोपाल कृष्ण सॉरी फिरोज शाह मेहता थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का गोपाल कृष्ण गोखले गलत होगा, ये टंग स्लिप है। फिरोज शाह मेहता थे किसके, स्वदेशी पत्र के संपादक। ठीक है, इसके पहले हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए ध्यान से। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चाय व्यापार के एकाधिपत्य तथा चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ए है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी है 1784 का फिट्स इंडिया, सी है 1813 का चार्टर, डी है 1833 का चार्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित जाकिर हुसैन समिति 1937। ठीक है, एक मिनट। जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में मूल शिक्षा के वर्धा योजना प्रस्तुत की और इस योजना का मूलभूत सिद्धांत था। ठीक है, तो क्या था बताइए, 39वां का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हस्त उत्पादक कार्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। भारत के प्रमुख या भारत के मुख्य प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ठीक है, ए है गणेश वासुदेव मावलंकर, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है एच जे कानिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 का, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एच जे कानिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, एच जे कानिया थे, और उसके बाद क्या है, गणेश वासुदेव मावलंकर थे, और क्या है बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गणेश वासुदेव मावलंकर। बहुत सिंपल सा जवाब है, पता होना चाहिए सबको। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी रचना की गई, बताइए।
ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी है डॉक्टर बी एन राव, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हमने क्या देखा? डॉक्टर बी एन राव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। राज्य पुनर्गठन या अधिनियम 1956 के समस्त देशों को क्या कहते हैं, बताइए? राज्य पुनर्रचना अधिनियम 1956 ने समस्त देशों को क्या किया? 22 राज्यों तथा 9 संघीय क्षेत्रों में विभाजित किया, 14 राज्यों तथा 6 संघीय क्षेत्रों में विभाजित किया, और सी है 17 राज्यों और 7 संघ क्षेत्रों में विभाजित किया, उसके बाद डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 राज्यों तथा 6 संघीय क्षेत्रों में विभक्त किया। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा गया है? तो ए है मूल अधिकार को, बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, सी है प्रस्तावना को, उसके बाद डी क्या है? वस्तु निरीक्षण को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रस्तावना को। ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़िए। संविधान के प्रस्ताव में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उद्देश्य को जोड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली, बताइए? ए है फ्रांस की क्रांति, बी है रूस की क्रांति, सी है अमेरिका की आज़ादी की घोषणा पत्र से, डी है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, कहाँ से मिला? फ्रांस की क्रांति। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा नहीं बन रहा है, तो फ्रांस की क्रांति से, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 हमने देख लिया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए, कब जोड़े गए? तो ऑप्शन ए है 24वें संविधान संशोधन द्वारा, बी है 29वें संशोधन द्वारा, सी है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, डी है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 का? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। क्या किया गया था? प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? ए है कैस्पियन सागर, बी है अरल सागर, डी है सुपीरियर, उसके बाद क्या है? सी है आपका विक्टोरिया न्यांजा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए? इसका है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर है ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 हमने देख लिया धीरे धीरे। कौन सा विश्व का सबसे सर्वाधिक गहरी झील है? ये तो गलत हो जाएगा, आपको यहाँ पे बताना है निम्नलिखित कौन सा विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो ए है कैस्पियन सागर, बी है अरल सागर, सी है सुपीरियर झील, डी है विक्टोरिया न्यांजा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 48 में ऑप्शन आपका गिवन नहीं है, विश्व की सबसे सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो इसमें हम एक ऑप्शन और अगर क्रिएट करें, बैकाल। ठीक है, तो रसिया में बैकाल झील ये विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। विश्व की सर्वाधिक लंबी झील कौन सी है? ए है कैस्पियन सागर, बी है अरल सागर, सी है वॉन लेक, डी है मृत सागर। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा सही क्या है? वॉन लेक। कहाँ पे है पता होना चाहिए? तुर्की में है। कहाँ पे है दोस्तों? तुर्की में। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्थान पे कौन आता है? मृत सागर, जिसको हम बोलते हैं क्या? डेड सी। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये आपके जॉर्डन में है। ठीक है, कहाँ पे? जॉर्डन में। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे झील है, बताइए? लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो ए है अरल सागर, बी है कैस्पियन सागर, सी है बैकाल, डी है मृत सागर। तो दोस्तों इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया है और इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि मृत सागर ये सर्वाधिक नीचे झील है। कहाँ से? समुद्र तल से। ठीक है, तो मृत सागर इसकी विशेषता भी हमने जान ली। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे? अगर आपने अभी तक सेशन एंजॉय किया है
तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। बाकी बातें करते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए और इस बारी वर्दी ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए, आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, बाय बाय, खूब पढ़िए।